Hello everyone. In this video, I am discuss about blood coagulation or blood clotting. तो हम इस वीडियो में ब्लड क्लॉटिंग और ब्लड कोगुलेशन के बारे में हम बताएं कि भैया जो ब्लड है, जब कोई बॉडी का जो पार्ट जब रप्चर्ड हो जाता है या जो आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर्ड हो जाते हैं, तो जो आपका जो ब्लड है वो बाहर आने लगता है। तो वहां पे स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म चलता है इससे कि जो ब्लड जो बाहर आता है वो बाहर आना बंद हो जाता है, मतलब कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है उस पे बहुत सारे थीरीज आए, लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या आप आ सकते हैं कि मोस्ट एक्सेप्टेड जो थीरीज है वो कैस्केड थीरी है, जो मैकफर्लिन नामक साइंटिस्ट ने दिया। कौन सी थीरी है भैया? ये कैस्केड जो थीरी है ये सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थीरी है ब्लड कोगुलेशन की, वो की मैकफर्लिन नामक साइंटिस्ट ने दिया। इसने दिया मैकफर्लिन नामक साइंटिस्ट ने दिया। इन्होंने बताया कि ब्लड को कोगुलेट होने के लिए, ब्लड को कोगुलेट होने के लिए कुल 13 कोगुलेटिंग फैक्टर होते हैं, मतलब कि ब्लड को कोगुलेट करने वाले कुल 13 फैक्टर होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके ब्लड का कोगुलेशन होता है। तो इन्होंने फिर इन फैक्टर का नाम बताया नंबर वाइज। इन्होंने बताया जो पहला फैक्टर है वो फाइब्रिनोजन है, जो आपका जो दूसरा फैक्टर है वो प्रोथ्रम्बिन, फिर जो आपका थर्ड फैक्टर है वो थ्रोम्बो प्लास्टिन, और जो आपका फोर्थ फैक्टर है वो कैल्शियम है, और जो आपका जो फिफ्थ फैक्टर है वो है प्रोएस्टरीन, और जो आपका जो सिक्स्थ फैक्टर है अभी तक वो रिपोर्टेड नहीं है। कौन सा फैक्टर है या उसका कोई स्पेशल कोई नेम अभी तक नहीं दिया गया, इसीलिए हमने 6 फैक्टर लिख के एब्सेंट लिख दिया। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भैया जो मैकफर्लिन ने जो कैस्केड थ्योरी दिया था उसमें से कौन सा फैक्टर है जिसका भी नेम रिपोर्टेड ही नहीं है, उसको भी आइडेंटिफाई ही नहीं किया जा सका। तो भैया जो मैकफर्लिन ने कैस्केड थ्योरी में बताया था उसमें जो 13 फैक्टर में से जो 6th फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है? 6th फैक्टर है, वो अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। इसके बारे में अधिक जानकारी अभी तक लोगों को नहीं है। फिर जो आपका जो एक 7 फैक्टर था वो प्रो कन्वर्टीन था, फिर आपका 7 फिर आपका 8 फैक्टर आ जाएगा जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। जब इसकी कमी हो जाती है तो आपको हीमोफिलिया हो जाता है। फिर ऐसे ही आपका फिर 9 फैक्टर है इसमस फैक्टर है, फिर आपका फिर 10 फैक्टर है स्टुअर्ट पावर फैक्टर है, फिर आपका 11 फैक्टर आता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, इसको हम PTA भी कहते हैं। फिर ऐसा 12 फैक्टर आएगा जो कि आपका हैगमैन फैक्टर है। फिर सबका लास्ट फैक्टर जो है वो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो भैया जो आपके जो कैस्केड थ्योरी जो दी गई उसमें ये बताया गया कि मैकफर्लिन के द्वारा कि ब्लड क्लॉटिंग में 13 फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हम थोड़ा सिंपलीफाई जाके हम समझेंगे कि आखिर में जो आपका ब्लड है उसका कोगुलेशन कैसे होता है। पहले थोड़ा सा ओवर क्यों जानिए कि जब ब्लड कोगुलेशन होता है तो क्या होता है। आपने देखा होगा कि अगर बॉडी का कोई पार्ट है, ये अगर बॉडी का कोई पार्ट है तो अगर यहां रप्चर्ड हुआ, मतलब आपको समझिए चोट लग गया, तो ब्लड यहां से रिमूव आउट होगा। अरे भाई ब्लड तो निकलेगा ना। फिर क्या होता है कि कुछ दिन बाद सॉरी कुछ मिनट बाद, मतलब आप सिंपल जानिए कि जो आपका जो ब्लड क्लॉटिंग टाइम है वो 2 to 8 मिनट का होता है, मतलब 2 से 8 मिनट में लगभग यहाँ पे एक डार्क ब्राउन आइकस सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। अब इसके अगर हम मैकेनिज्म की हम बात करें कि जब कोई बॉडी का पार्ट रप्चर्ड होता है तो वहां के जो टिश्यू हैं और आपके जो ब्लड में जो आपका जो ब्लड प्लेटलेट्स है वो क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का
सब्सटेंस निकालता है, इसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो पहले क्या होगा, जब कहीं बॉडी का पार्ट रप्चर्ड होगा तो क्या निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पिगमेंट निकलेगा। ठीक है। अब हमने आपको जब ब्लड ये पढ़ाया था तो वहां हमने आपको ये बताया कि ब्लड के अंदर ब्लड को कोगुलेट करने वाले प्रोटीन होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, कि मतलब क्रियाशील होते हैं, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। अब बात आती है यार, वो जब ब्लड के अंदर होते हैं तो वो इनएक्टिव फॉर्म में क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि लीवर के द्वारा हिपैरिन का सिक्रेशन होता है, और हिपैरिन जा करके जितने भी ब्लड को कोगुलेट करने वाले प्रोटीन हैं उसको इनएक्टिव कर देता है। जब हिपैरिन एक्टिव होगा तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि हिपैरिन जितने भी प्रोटीन है उसको इनएक्टिव कर देता है। तो पहला काम क्या होगा, जब कभी किसी को चोट अगर तो वहां के जो टिश्यूज हैं उनसे थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पिगमेंट और थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक सब्सटेंस निकलेगा, जो क्या काम करेगा, ये जो आपका हिपैरिन एक्टिव फॉर्म में है इसको इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा, इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और वो दूसरा काम क्या करेगा, जो आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन था वो एक स्पेशल टाइप का एंजाइम भी बनाने का काम करेगा, जिसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज। तो आपका जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था वो क्या क्या काम किया, पहला काम किया कि भैया जो आपका हिपैरिन एक्टिव फॉर्म में था इसको इनएक्टिव कर दिया, और जो आपका एंजाइम है थ्रोम्बोकाइनेज इसको बनाने में काम किया। समझ में आया। फिर से आते हैं, बॉडी का कोई पार्ट रप्चर्ड हुआ, वहां से जब ब्लड बाहर आना स्टार्ट हुआ तो जो अगल बगल के जो टिश्यू थे और जो ब्लड में जो ब्लड था वो स्पेशल टाइप का सब्सटेंस निकाला जिसको हम थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन का सिक्रेशन हुआ तो पहला काम क्या हुआ, जो आपका हिपैरिन था उसको जो आपका एक्टिव फॉर्म में हिपैरिन था उसको इनएक्टिव कर दिया, और थ्रोम्बोकाइनेज जो आपका है, जो थ्रोम्बो जो काइनेज है ये बन गया, इसको बनाने में हेल्प किया। अब देखिए ब्लड के अंदर ब्लड को कोगुलेट करने वाले जो प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में थे, अब ये थ्रोम्बोकाइनेज के हेल्प से उसको एक्टिव किया जाएगा। तो पहले क्या होगा कि जो आपका जो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में था, अब क्या होगा, ये आएगा और प्रोथ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में था इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो फिर ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, जो आपका जो फाइब्रिनोजन था ये भी इनएक्टिव फॉर्म में है, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये जो आपका थ्रोम्बिन है ये क्या करेगा, ये फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव है इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, मतलब फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। जो आपका जो फाइब्रिन है नेटवर्क ऑफ फाइब्रिन मटेरियल होता है। फिर क्या होगा, ये आपका फाइब्रिन और जो आपके आरबीसी के जो सेल हैं वो ब्लड का क्लॉटिंग कर लेंगे। अब इसको और सिंप्लीफाई में समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, भैया बॉडी का पार्ट अब ये रप्चर्ड हो गया, और जब ये रप्चर्ड हुआ तो यहां से क्या निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना भाई। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या किया, हिपैरिन को इनएक्टिव कर दिया और ये थ्रोम्बोकाइनेज को बनाया। अब ये थ्रोम्बोकाइनेज फिर वो थ्रोम्बिन जो इनएक्टिव फॉर्म में था उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया, और फिर ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ। फिर ये थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर, जब फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया तो हमने ये बताया कि भैया ये नेटवर्क हो जाता है। तो ये देखिए
जहां भी रप्चर्ड पोर्शन था उस पे ऐसे ऐसे जाल नुमा स्ट्रक्चर बना लेगा। अब क्या होगा कि ब्लड के अंदर से जो भी आरबीसी है, क्या है भैया, आरबीसी जो रेड ब्लड कार्बोसेल्स हैं वो आएंगे और यहाँ पे फिल हो जाएंगे और ब्लड क्लॉटिंग यहाँ पे हो जाएगी। जो ब्लड जो बाहर जो निकल रहा था वो निकलना बंद हो जाएगा। यही सिंपल सा प्रोसेस है ब्लड क्लॉटिंग का। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि ब्लड क्लॉटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा प्रोटीन है, तो आप हाँ बोल देंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन जो आपका है सबसे, मतलब ये मेन क्या बोलते हैं ओवुलेशन प्रोटीन है। कौन सा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन है। तो भैया ब्लड क्लॉटिंग सिंपल में। और एक बात और जानिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब भैया जो आपका बॉडी है, जब इससे जब ब्लड बाहर जब निकल रहा था और क्लॉटिंग हो गई तो डार्क ब्राउन कलर का जो आपका क्लॉट है ये दिखता है। फिर कुछ दिन बाद ये रिमूव आउट हुआ। जब इस स्थान पे जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है तो फिर कुछ दिन के बाद जो आपका ब्लड का जो पार्ट था ऊपर वाला जो कि यहाँ पे जो क्लॉट हुआ था वो रिमूव आउट हो जाता और फिर ये ठीक हुआ। ये बहुत सिंपल वे में ब्लड क्लॉटिंग था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल नहीं।